वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज की हमारी जो ये वीडियो है वो नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह के करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई है कि सेकंड वीक में क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं। फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड हो चुका है। आप सभी लोगों में से जिसने नहीं देखा है वो दोबारा जाके 1 से 7 नवंबर के करंट अफेयर्स को पूरा कंप्लीट कर ले। और सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर कंप्लीट कराया गया। मतलब इतना पढ़ लोगे अगर, मैं आपको बता देती हूँ, वीकली आप अच्छे से फॉलो करो, आप मंथली की जो पीडीएफ आती है उसको फॉलो करो, करंट अफेयर्स तो कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि सारे ही इसमें दोनों में कवर हो जाते हैं। बाकी इसमें से आप में से जो बहुत ज्यादा सीरियस एस्पिरेंट है वो डेली करंट अफेयर्स को भी फॉलो कर सकता है। मेरा चैनल आता है जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स, उस नाम से चैनल है जिसके थ्रू आप पूरा का पूरा अपना करंट अफेयर्स भी कंप्लीट कर सकते हो। तो बेसिक स्ट्रैटेजी यही होती है कि आप अपने करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो करो, क्योंकि करंट अफेयर अगर आप रेगुलरली फॉलो नहीं करोगे तो इशू आएगा। और बाकी ये है हमारे व्हाट्सएप नंबर जिन पे आप कांटेक्ट करके जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी बात कहनी है कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि उसमें सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ जाती हैं। अब देखते हैं हमारे करंट अफेयर्स को इम्पोर्टेंट, जिसमें सबसे पहले मैं हमेशा जो डेज होते हैं इम्पोर्टेंट वीक के वो लेके आती हूँ। तो सबसे पहले है 7 नवंबर, जो कि कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। सब जानते हैं कि कैंसर जो है वो किस तरीके की बीमारी है, बिल्कुल डेडली बीमारी है। तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे जो है वो 7 नवंबर को हर साल 2014 से शुरू हुआ है और उसको आगे से स्टार्ट किया गया, हमेशा से मतलब मना रही है, ताकि एक कैंसर जैसी चीज के बारे में बता सके। देखो, पूरे वर्ल्ड में अगर बात करूं 2020 में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जानी गई है, जिसमें सबसे कॉमन केसेस जो आए हैं वो आए हैं ब्रेस्ट कैंसर के। फिर लंग कैंसर भी है, प्रोस्टेट कैंसर, स्किन कैंसर, स्टमक कैंसर, ये सब चीज जो है ना काफी सारे देखने को मिले हैं। तो नए केसेस कुछ ना कुछ यहाँ पे निकल के आते रहते हैं। और कैंसर का जो ये कॉन्सेप्ट है कि अवेयरनेस डे हम लेके आएंगे, ये हमारे पहले के फैमिली और हेल्थ वेलफेयर मिनिस्टर हर्षवर्धन द्वारा स्टार्ट किया गया था। कैसे आप टोबैको, ये जो अल्कोहल है, इनको अवॉइड करके ये सब चीजों को कैसे कम कर सकते हो। तो ये बेसिक बेसिक बात है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। ऐसे ही अगला 8 नवंबर भी है, वो है रेडियोग्राफी डे। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने सोचा कि कई बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए मैंने ये वाला भी टॉपिक एक ले लिया, रेडियोग्राफी डे। और ये जो है 8 नवंबर से 1895 से स्टार्ट हो चुका है। और इसमें जो रेडिएशंस होती है ना, एक्सरे रेडिएशन, उसकी डिस्कवरी सबसे पहले बार हुई थी, इसलिए उसको सेलिब्रेट करने के लिए इसको स्टार्ट किया जाता है। एक्सरे रेडिएशन की डिस्कवरी करने वाले पर्सन का नाम क्या है? विल्हेम कॉनराड रॉन्टजेन। इस पर्सन ने पहली बार डिस्कवरी करके एक्सरे रेडिएशन के बारे में बताया था, वहीं से रेडियोग्राफी डे को स्टार्ट करवा दिया गया है। मतलब हर बार इसको इसीलिए मनाती है। अगला है इंपॉर्टेंट लीगल सर्विसेज डे, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, रेडियो सर्विसेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला डे बन जाएगा, लीगल सर्विसेज डे। 9 नवंबर को मनाते हैं और इस दिन जो है लीगल सर्विसेज के ऊपर बात की जाती है। क्या मतलब है लीगल सर्विसेज का? देखो, असल में 1995, 1995 में एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, जिसकी वजह से इंडिया में नालसा जैसे एक के एस्टैब्लिश की गई थी। नालसा का मतलब है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो कि ऐसे लोगों के लिए बनाया गया था जो लीगल सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो नालसा जैसी चीज को अगर जैसे कोई व्यक्ति है जो लॉयर को हायर नहीं कर सकता, तो उन व्यक्तियों के लिए, पुअर और मार्जिनलाइज्ड पीपल के लिए अलग से एक लीगल सर्विसेज डे यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था।
तो ये जिस दिन पास हुआ था ना, ये बिल एस्टैब्लिश हुआ था, उसी दिन ये लीगल सर्विसेज डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। और हमेशा से, हर साल से इसको काफी सालों से मनाते आ रहे हैं हम लोग। तो बस एक बेसिक बेसिक बात को ये दिमाग में रखिएगा। नालसा जो है ये एग्जिस्ट करता है, इस पे यूपीएससी ने भी कई बार सवाल किए हैं। अब मैं आपको थोड़ा नालसा के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूं तो मैं क्या क्या बताऊंगी ये भी समझ लो। नालसा मतलब क्या है? आपको एक फ्री लीगल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी इजीली, हैंडी तरीके से। और ऐसा क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है कि फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए? तो बिल्कुल लिखा हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी आर्टिकल 39A में साफ साफ लिखा हुआ है, फ्री लीगल एड टू दी पुअर। तो ये मिलनी चाहिए ना, उसी के ऊपर है ये। और ये जो नालसा है इसमें लॉयर्स, जजेस, ये सब भी होते हैं। और ये काफी पुराना कॉन्सेप्ट है, जो कि अब इसको काफी ज्यादा जो है वो तवज्जो दी जा रही है। ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसको बाद में अलग से बनाया गया। तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसमें भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से क्रिएट की गई है। तो कोई भी ऐसी बॉडी जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाई जाती है उसे स्टैट्यूटरी या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। और नालसा के जो मेन हेड होते हैं वो हमारे सीजेआई, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इन्हें हम कहते हैं नालसा के पैट्रॉन इन चीफ। ठीक है। और इसके जो जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते हैं, सीनियर मोस्ट तो देखो सीजेआई हो गया, बाकी जो सेकंड सीनियर मोस्ट होंगे वो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन जाते हैं नालसा के। ठीक है। ऐसे ही सालसा भी एग्जिस्ट करता है। सालसा वो डांस वाला सालसा नहीं, ये स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, उसे सालसा कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये सालसा, नालसा जैसी चीजें जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एग्जिस्ट करता है, उसको डीएलएसए कहते हैं, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, इसको भी दिमाग में रखिएगा जो जो बातें बताई जा रही हैं। चलिए अगला हम आर्टिकल पे बढ़ते हैं। इंडिया और भूटान ने अभी काफी सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करके अपने जो रिलेशन है उसको बेटर किया है। ये टॉपिक आईआर से भी आप जोड़ सकते हो, और करंट अफेयर का तो रहेगा ही। करंट अफेयर के आईआर से जोड़ोगे इसको, तो इंडिया भूटान की अभी हाल फिलहाल की जो कनेक्टिविटी है अभी वो ये न्यूज में चल रहा है। ठीक है। अब 58 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक? गेलेफू जो कि भूटान में है, और कोकराझर जो कि असम में है। तो ये उसमें एक पूरा सेटअप किया जा रहा है। ये एक दिमाग में रखिएगा 58 किलोमीटर का, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि बांग्लादेश के साथ भी हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो मे भी ऐसा क्वेश्चन न्यूज में आ जाए, गेलेफू या फिर कोकराझर ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, लोकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो भूटान में के जो फिफ्थ किंग है जिग्मे खेसर, वांगचुक नाम है उनका, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसके ऊपर पूरी बात करके, फाइनल डिस्कशन करके ये सब चीजें जो हैं वो फाइनल अग्री करी हैं। और ये जो साइड पूरी होगी, ये फर्स्ट रेलवे लिंक जो बना रहे हैं दोनों साइड का, मतलब कनेक्शन जो बना रहे हैं, ये सब इंडिया बना रहा है। इंडिया के सपोर्ट से ये पूरा कुछ डिसाइड किया गया है। क्लियर हुआ? तो कहाँ से कहाँ तक का है ये पूछा जा सकता है। जो इसकी लोकेशंस है इस पे इंपॉर्टेंट वो पूछी जा सकती है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये पोजीशंस कहाँ पे है। ठीक है। तो इंडिया भूटान के बारे में अभी फिलहाल की यही न्यूज है। बाकी इंडिया और भूटान का अच्छा खासा बॉर्डर शेयर होता है। और जो भूटान है वो इंडिया का काफी अच्छा पार्टनर है। चाहे मैं इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करूं, वो भी काफी अच्छी रिलेशंस रहे हैं हमेशा से हमारे उनके साथ। उन्होंने भी काफी अच्छे से हमें मतलब रखा है, दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे को। इवन मैं एक और बात बता दूं, भूटान फर्स्ट कंट्री थी जिसने इंडिया की इंडिपेंडेंस 1947 में रिकॉग्नाइज करी। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि भूटान जो है ये कभी भी किसी का कॉलोनी नहीं रहा। ठीक है। किसी के अंदर उपनिवेशवाद में नहीं रहा। ठीक है। बाकी इंडिया वहां पे जो 13th 5 ईयर प्लान चल रहे, इंडिया में तो बंद हो गए 5 ईयर प्लान, पर जो भूटान भी 5 ईयर प्लान है वो वाले प्लान्स में इंडिया आज भी सपोर्ट कर रहा है, असिस्टेंस दे रहा है वहां की स्कीम्स और सारी चीजों को कर चलाने के लिए। ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट दिमाग में रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे आगे आर्टिकल की तरफ।
अभी यहाँ पर रेड सैंडर्स बड़ा न्यूज में चल रहा है, तो थोड़ा सा रेड सैंडर्स के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्टली लाल चंदन के बारे में क्या न्यूज है। अभी तिरुपति की पुलिस ने 4.5 करोड़ के करीब यहाँ पर रेड सैंडर्स को जब्त किया है। तो ये जो रेड सैंडर्स है, ये यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। रेड सैंडर्स न्यूज में है और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं। सिविल सर्विसेज एग्जाम 2016 में इससे क्वेश्चन आया था। तो एक तो स्टेटमेंट पहले मैं बता देती हूँ, फिर मैं आपको स्टेटमेंट भी बता देती हूँ कि क्या आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। रेड सैंडर्स इंडिया की स्पीशीज है जो कि ज्यादातर आपको ईस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेगी। साउथ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, मतलब साउथ में मिलती है ईस्टर्न घाट्स में। और ये जो है ज्यादातर आपको आंध्र प्रदेश के एरिया में मिलेगी ज्यादातर। इससे एक डिजीज भी हुआ था जिसे स्पाइक डिजीज कहते हैं, लाल चंदन से ही, जो कि पहली बार कर्नाटका में देखा गया था। तो जो रेड सैंडर्स है, ये इसका जो साइंटिफिक नेम है वो प्रेटोकैर्पस सैंटिलिनस करके भी बोला जाता है। और इसको उगाने के लिए अच्छी खासी सॉइल, रेड सॉइल सबसे ज्यादा चाहिए होती है, रेड सॉइल, ठीक है, याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने प्रॉपर तरीके से सारे राइट्स लिए हुए हैं रेड सैंडर्स की, पूरी तरीके से मैनेजमेंट, सेल, हर चीज के ऊपर। ये जो पूरा है 5 से 8 मीटर की हाइट का एक पेड़ होता है, ठीक है, ये भी दिमाग में रखनी है बात आपको। अब ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या आया था। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन ना लिख देती हूँ कि क्या क्वेश्चन था एग्जैक्टली, उससे ना इजी और हो जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसी थी, इट इज अ ट्री स्पीशीज फाउंड इन साउथ इंडिया। ये थी फर्स्ट स्टेटमेंट। और सेकंड स्टेटमेंट थी, इट इज वन ऑफ द important trees in tropical rainforest areas of साउथ इंडिया। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है? देखो, फर्स्ट तो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, साउथ इंडिया आंध्र प्रदेश में रीजन में ज्यादा मिलता है, तो वो साउथ का ही पार्ट है, करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है। 2016 यूपीएससी सीएससी का क्वेश्चन है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या मिस्टेक है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये नहीं मिलता, ये ड्राई क्लाइमेट में मिलता है ज्यादातर अच्छे से। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तो रेन आ जाएगी, तो वहां का क्लाइमेट ड्राई तो होगा नहीं, वेट हो जाएगा। तो ये ड्राई क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो कर पाता है, जो कि एल्टीट्यूड्स करीब हाइट 150 से 900 मीटर की अगर हाइट हो तो ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सकता है। और पेड़ों की हाइट 5 से 9 मीटर, ठीक है। रेड लैटराइट सॉइल पे ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाता है, तो ड्राई हिली एरियाज बेटर होते हैं, इसे लाल चंदन कहते हैं। क्लियर हुआ? तो रेड सैंडर्स पे क्वेश्चन आएंगे, कैसी क्या कंडीशन, किस तरफ, सारा कुछ सॉल्व कर सकते हो, इजी है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, अच्छे से कंप्लीट ऐसे ही करते रहो। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, वो है अभी हाल फिलहाल में वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिली है। और ये हाईएस्ट वॉल्केनो है जो कि इरप्ट हुआ है रशिया में। अब रशिया का ये जो वॉल्केनो है, ये न्यूज में आ गया है काफी ज्यादा, ठीक है। नाम इसका आप पढ़ लो, क्लाइचुवस्क। जो भी पढ़ सकते हो पढ़ लो भाई, मुझे खुद को मतलब नाम पढ़ने में थोड़ा समस्या हो रही है। तो 13 किलोमीटर तक लंबी एशेस गई है इसकी, इतना जबरदस्त ये इरप्ट हुआ है, ठीक है। किसी को चोट नहीं लगी, ये तो आया न्यूज में कि कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन ये है कि इसके आसपास के जितने भी स्कूल्स और ये सारी चीजें हैं, क्योंकि काफी लंबे किलोमीटर तक इसकी एशेस गई है, तो सब कुछ बंद करवा दिया है वहां पर। और साथ ही साथ ये जो पूरा रीजन है कहाँ पर? रशिया में। रशिया के टॉलेस्ट एक्टिव वॉल्केनो में इसको काउंट किया जाता है, तो नाम इसका पढ़ लीजिएगा। तो ये जरा नाम वाम याद रखना है इसका, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काफी स्पेक्टाकुलर, बहुत बड़े तरीके से ये, जाइंट तरीके से ये इरप्ट हुआ है, ठीक है। और वहीं पर इसकी वजह से अर्थक्वेक का भी एक चांस बढ़ गया था। तो ये मेन बात है कि ऐसे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, एक्टिव वॉल्केनो था जिसकी इरप्शन हुई है, दैट्स इट, इतना याद करना है। अगला क्वेश्चन आचार्य जेबी कृपलानी पर। इनका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने जे बी कृपलानी को एक ट्रिब्यूट जो है वो प्रोवाइड करी है।
तो इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। नाम है इनका पूरा जीवत राम भगवान दास कृपलानी। 1888 हैदराबाद से बिलोंग करते थे। पढ़ाई शुरू करी बिहार में, इंग्लिश और हिस्ट्री टीचर के जो है फिर टीचर बने। और साथ ही साथ ये आईएनसी के प्रेसिडेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने थे। इन्होंने बीएचयू में भी पढ़ाया है, गुजरात विद्यापीठ के प्रिंसिपल भी आगे चल के बने थे। तो ये तो थोड़ी सी इनकी लाइफ के बारे में हो गया। अब आते हैं इनके थोड़ा सा जो इनका कॉपरेशन था विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीडम मूवमेंट, वो भी देख लेते हैं। इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया 1927 में। कांग्रेस को ज्वाइन करके गांधी जी के फॉलोअर ये पहले से ही थे, चंपारण सत्याग्रह से ही फॉलोअर थे। चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने गांधी जी को काफी ज्यादा सपोर्ट भी किया, मैं कहूंगी सपोर्ट के साथ साथ उनके साथ काफी ज्यादा मिलजुल के काम किया। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी बनते हैं 1946 में, पर ये रिजाइन कर देते हैं और अगली बार फिर 1947 में आगे पर्सन बन जाते हैं। इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं, माई टाइम्स, एन ऑटोबायोग्राफी, गांधी, हिज लाइफ एंड थॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, सम स्ट्रे थॉट्स, ऐसे करके बुक्स भी लिखी हैं। तो ये हमसे पूछी जा सकती है कि बुक्स वगैरह के नाम क्या है। एक और चीज याद रखिएगा, आचार्य जेबी कृपलानी का जो जन्म हुआ है, तो मैंने बताया आपको, इनका जन्म जो है 11 नवंबर को हुआ था। ठीक है, 1888। सेम इसी 11 नवंबर को एक और पर्सन का हुआ था, वो है मौलाना अबुल कलाम आजाद। सुना है ना आपने इनका नाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी बनते हैं। तो वही पर्सन का जन्म सेम इसी डेट को हुआ था। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो इसको भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो ये थे छोटे से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और जो कि एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं। ये कंटेंट बहुत मतलब तरीके से बनाया है मैंने, तो आप लोगों ने भी उसी वे में इसको पढ़ना है। जितना जितना बताया जा रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं काफी ज्यादा देती हूँ अपनी वीकली करंट अफेयर्स में, हमेशा ही। डेली करंट अफेयर्स में भी मैं वही इन्फॉर्मेशन काफी देती हूँ, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। पर जो बच्चे वीकली फॉलो करते हैं उनके लिए मैं स्पेशल बता रही हूँ कि आपको थोड़ा वीकली में ध्यान देने की जरूरत है। जितना बताया जा रहा है उसको लिखते जाओ, क्योंकि इतना ज्यादा चीजें हो जाएंगी लिखने के लिए, तो आप उतना ज्यादा लिख नहीं पाओगे। सो इट्स योर ड्यूटी कि आप सारा कुछ साइड बाय साइड लिखते जाओ। ठीक है, याद हो जाएगा सब कुछ यहाँ तक। आईएनसी के साथ काम किया इन्होंने, और उसके बाद ये जो है काफी ज्यादा कह लो कि एक तरीके से ये जवाहरलाल नेहरू के थॉट्स पे मैच नहीं करते थे। मतलब जवाहरलाल नेहरू और आचार्य जेबी कृपलानी के थॉट्स आपस में कम मैच किए, बट स्टिल 1946 में ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। मतलब अजीब बात है, लेकिन फिर भी बन जाते हैं। ठीक है, और यही थे इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड ये भी कह सकती हूँ मैं इनको कि कृपलानी जो है, इन्होंने कांग्रेस को जल्दी ही छोड़ दिया और एक सभा बनाई थी, पार्टी बनाई थी एक्चुअली में। पार्टी का नाम है किसान मजदूर प्रजा पार्टी। इसका भी फॉर्मेशन इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है भाई, तो जीवतराम कृपलानी, इन्होंने 1951 में बनाई थी, लेकिन वो पार्टी, यही पार्टी 1952 में डिसॉल्व भी हो गई थी, क्योंकि आईएनसी के साथ मर्ज हो गई थी। तो बेसिक बेसिक बातें दिमाग में रखनी है, बेसिक बातों से भी आपका काफी सारा काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। इंडिया नेपाल बॉर्डर, अभी हमने इंडिया और भूटान के बारे में पढ़ा, ऐसे ही अभी इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में भी काफी सारी चीजों की इम्प्रूवमेंट हुई है। इंडिया और नेपाल का अभी जो हमारे यहाँ का सशस्त्र सीमा बल और नेपाल का आर्म्ड पुलिस फोर्स, दोनों ने मिलकर के डिस्कशंस करे हैं बॉर्डर के ऊपर जो क्राइम्स होते हैं उसको रोकने के लिए, ताकि दोनों कंट्रीज आपस में अच्छे से इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके। ठीक है, अब मैं एक बात बता दूं कि भाई कोई इनके बीच में बॉर्डर का कोई नाम नहीं है, इंडिया नेपाल के बॉर्डर का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। बस एक पहले पहले एक टाइम पे सोनाली के नाम से जाना जाता था, और इंडिया की साइड सोनाली कहती थी और नेपाल की साइड बेहालिया कहा करते थे। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा कुछ, ऐसा कोई रहा नहीं, नाम कोई स्पेसिफिक नहीं रहा। तो इसमें अभी कोई नाम नहीं है जो आपको लर्न करना हो कि इनके बीच में कोई ऐसा नाम है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो
बातचीत शुरू हुई है दोनों के बीच में बॉर्डर क्राइम वगैरह के ऊपर। प्रॉब्लम्स तो अभी भी चली रही हैं। 3 रीजन मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ, नेपाल का जब भी जिक्र आता है। 3 रीजन पे अभी भी डिस्प्यूट है। वन इज काला पानी, सेकंड वन इज लिम्पी या धुरा, एंड थर्ड वन इज लीपू लेक। इन 3 रीजन्स पे इंडिया और नेपाल के बीच में प्रॉब्लम्स है। ये रीजन्स उत्तराखंड इंडिया में पड़ते हैं, नेपाल अपने मैप में इनको दिखाता है। तो प्रॉब्लम्स यहाँ से कॉज होनी शुरू हुई है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला जीआई टैग उत्तराखंड को। भाई जो भी बच्चे उत्तराखंड के सुन रहे हैं, खूब खूब मुबारक हो। इतने सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ जीआई टैग ले गए भाई। तो उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स को जीआई टैग एक साथ काफी सारा मिल गया। तो अब पढ़ लेते हैं जीआई टैग्स। वैसे जीआई टैग्स तो मैंने काफी सारे बता ही रखे हैं क्या होते हैं। तो जीआई टैग्स किसको क्या मिला है वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कुछ कुछ पिक्चर्स। ये वाली वो पिक्चर नहीं है, चलो मैं बता देती हूँ। एक तो है बेरीनाग की चाय। चाय को मिला है कौन सी? बेरीनाग की चाय पहला, जो कि हिमालय की पत्तियों से ही वहां से निकाली जाती है और ये लंदन में काफी ज्यादा सेल आउट की जाती है। तो पहली होगी बेरीनाग की चाय। दूसरा, यहाँ पर बिच्छू बूटी फैब्रिक। ये कुछ इस प्रकार का फैब्रिक होता है, हिमालय की उससे बनाया जाता है। इसे कहते हैं बिच्छूनाग फैब्रिक, इसको मिला है। एक उत्तराखंड की एक मिलेट होता है मांडुआ, उसको मिला है। मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ, लिस्ट लिख लो किस किस को मिला है। सबसे पहला, लिस्ट बना लो अपने नोट्स में, बेरीनाग की चाय। फिर बिच्छू बूटी का फैब्रिक। अब किसी के प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाए मुझसे तो मैं माफी चाहूंगी। अगला है उत्तराखंड की एक एक तरीके से मिलेट है जिसका नाम है मांडुआ। ये गढ़वाली और कुमाऊं रीजन में काफी लोग इसको अच्छे से खाते हैं वहां पर। ऐसे ही एक और मिलेट है वहां का, झांगोरा। ऐसे ही एक मेडिसिन से मिलने एक तरीके से पल्स है, दाल है, गहत। आयुर्वेदा में इसका नाम तक लिखा हुआ है। उत्तराखंड के लाल चावल। ठीक है भाई। और भी है काला भात, और काफी सारे और भी नाम हैं। तो बेसिकली ये इम्पोर्टेंट है जीआई टैग्स, इसको आपको पढ़ने हैं। जीआई टैग्स के ऊपर सीधा सीधा सवाल बन सकता है, किस किस को यहाँ पर जीआई टैग जो है वो मिले हैं, नाम सीधा सीधा पूछा जा सकता है। ठीक है, जीआई टैग्स क्या होते हैं वो हम लोगों ने कई बार हम लोगों ने अपने नोट्स में डिस्कस किया हुआ है। बट ये बेसिक बेसिक बात जो आपको दिमाग में रखनी थी वो ये है जो लिख दिए ना आपके सामने। इनको तो रट के चले जाना, इनको रटे बिना जाना मत एग्जाम में, क्योंकि इनसे आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये भी एक आधी पिक्चर है, इसको भी दिमाग में रख लेना। झांगोरा और ये जो बताए थे मैंने ये सब इंपॉर्टेंट है, ये लिखा ही हुआ है सामने, मांडुआ झांगोरा ये भी थे। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में रख के इनको नोट करना, लिखना, रट लेना, अच्छे से कर लेना। आज का हमारा क्वेश्चन है भाई कि भूटान के साथ बॉर्डर करने वाली इंडिया की स्टेट्स कौन कौन सी हैं। इजी क्वेश्चन है, मुझे भी पता है, पर बताओ जरा, अपना दिमाग लगाओ और मैं भी बताऊंगी। पहले आप वीडियो पॉज करके खुद आंसर लगाओ, फिर मैं बता देती हूँ अभी। तो देखो भाई, सबसे पहले है सिक्किम। क्या सिक्किम शेयर करता है? बिल्कुल। क्या वेस्ट बंगाल शेयर करता है? बिल्कुल। क्या असम शेयर करता है? बिल्कुल। आंसर है इसका भाई डी। चारों ही यहाँ पर जो है शेयर करती हैं भूटान से बॉर्डर। मुझे भी पता है बहुत इजी क्वेश्चन है, बट क्या होता है ना, इजी क्वेश्चन में भी फंस जाते हैं। क्वेश्चन इजी है पर इसका तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बच्चे फंस सकते हैं इस क्वेश्चन में, है ना, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए तो ये है हमारे इम्पोर्टेंट आज के करंट अफेयर्स। ये सारे इम्पोर्टेंट थे, जितना जितना आपको करवाया है। डेज से शुरू करना आपने। हर बार मैं डेज के साथ वीडियो लेके आती हूँ, तो डेज से आप लोग अपना पढ़ाई को शुरू करो। डेज सबसे पहले अपना कवर कर लो, उसके साथ साथ इंडिया भूटान क्या कैसे है वो भी पढ़ लो। उसके बाद रेड सैंडल जितना जितना इंफॉर्मेशन दी है सारी, कहाँ पे कितना क्या कैसे, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। फिर वॉल्केनो का नाम, कहाँ पे इरप्ट हुआ, कौन से रीजन में हुआ, कैसा वॉल्केनो था, वो सारी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जेबी कृपलानी की जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मैंने दी है, सारी सारी इंपॉर्टेंट, जितना जितना बताया है वो सब कुछ पढ़ के जाइएगा।
जितनी भी मैंने ये बुक्स वगैरह के नाम दिए, इनको तो मिस करना ही नहीं। बुक्स तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है पढ़नी। उसके बाद ये भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई थी और 3 प्लेसेस के नाम बताए थे वो जरूरी है। जीआई टैग्स, पूरा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक बता रखा है मैंने पूरा क्या कैसे है, पहले भी कई बार वीडियोस में समझाया है। आपको बेसिकली याद करना है कि उत्तराखंड के कौन कौन से आइटम्स है, क्योंकि एग्जाम में स्टेट का नाम, प्रोडक्ट का नाम देके स्टेट पूछता है। तो वो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट को कहाँ से क्या चीज मिली है, तो वो हमसे पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक थे हमारे पूरे कंप्लीट। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, जितना भी यहाँ पर दिया है उसकी पीडीएफ आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से सारी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हो। नंबर्स आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे, उन नंबर्स पे कॉल करो, सारी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हो। क्लियर हुआ भाई? यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।